हेलो बच्चों। आज आपकी दूसरी किताब स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है आर्थिक विकास की समझ, जिसका पहला अपना चैप्टर है विकास। आइए शुरू करते हैं। विकास, डेवलपमेंट। ठीक है, अपना पहला पॉइंट रहेगा विकास की परिभाषा, विभिन्न व्यक्ति में विभिन्न लक्ष्य। विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य, विकास की परिभाषा। टेक्नोलॉजी व मशीनों की मदद से जो भी परिवर्तन आते हैं उनको आप डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य, लक्ष्य की सबके लिए, अपने विकास की सबके लिए अलग परिभाषा होती है। एक स्कूल टीचर के लिए विकास होगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ाई करें। ठीक है, एक डॉक्टर के लिए विकास की परिभाषा अलग होगी, एक किसान के लिए विकास की परिभाषा अलग होगी। आय और अन्य लक्ष्य। यहाँ हमको दो मापदंड पढ़ने हैं। एक आपको पढ़ना है विश्व बैंक, एक आपको पढ़ना है यूएनडीपी। विश्व बैंक के अनुसार 2004 में जिन देशों को विकसित देश कहा गया, विकसित देश, वह जिन देशों की आय 37,000 से कम या बराबर थी उनको विकासशील देशों की श्रेणी में लिया गया। ठीक है, ये अपने विश्व बैंक की रिपोर्ट है। अब यहाँ आ जाए यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, यूएनडीपी अपनी रिपोर्ट जारी करता है किसी भी देश की शिक्षा, चिकित्सा व खुशहाली व औसत आय के आधार पर। आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि किसका मापदंड सही है, तो आपको बताना है यूएनडीपी का। क्योंकि किसी भी देश में मान लीजिए यहाँ मैं कह रहा हूँ 4,53,000, यहाँ 10% लोगों के पास इतने पैसे हो, बाकी 90% दुखी हो या गरीब हो। परंतु यहाँ जब सभी लोग शिक्षित होंगे, सभी लोगों को अच्छा इलाज मिलेगा, सभी लोग खुश होंगे और देश की औसत आय अच्छी होगी, तो उस देश को आप क्या मानोगे? विकसित देश। विकसित देश। ठीक है, अगला पॉइंट अपना धारणीय विकास। धारणीय विकास का आपका मतलब है पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना, पर्यावरण को आप बिना हानि पहुंचाए अगर भी डेवलपमेंट करते हो, विकास करते हो, तो उसे हम धारणीयता विकास कहते हैं। अगले आपके हेडिंग है धारणीयता। वर्तमान संसाधनों या सुविधाओं को हानि पहुंचाए बिना अगली पीढ़ी तक सुरक्षित रखना। ठीक है, तो अगला अपना पॉइंट है औसत आय। एक बार औसत आय से पहले मैं आपको राष्ट्रीय आय समझाता हूं। सभी करों, उत्पादक पदार्थों, उत्पादित कह सकते हो आप, उत्पादित पदार्थों व विदेशों से प्राप्त आय। ठीक है, अब देखिए औसत आय, किसी भी देश की औसत आय होती है देश की कुल आय, देश की कुल आय बटा देश की कुल जनसंख्या। मैं आपका शिशु मृत्यु दर और साक्षरता दर ऊपर डिस्कस करता हूं। ठीक है, अब यूएनडीपी का फुल फॉर्म याद रखना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, औसत आय की परिभाषा, राष्ट्रीय आय की परिभाषा, शिशु मृत्यु दर, दूसरा आपका साक्षरता दर प्रति हजार जन्म लेने वाले बच्चों पर मरने वालों की संख्या आपकी कहलाती है शिशु मृत्यु दर। ठीक है, साक्षरता दर, साक्षरता दर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के साक्षर लोगों का अनुपात क्या होता है? आपके साक्षरता दर। ठीक है, अपना पहला चैप्टर खत्म होता है। अब पढ़ते हैं पार्ट नंबर 2। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आपका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट का नाम है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था, अपने देश को पैसे कहां कहां से, किन किन क्षेत्रों से मिलेंगे, देश का विकास कैसे होगा। ठीक है, पैसे से संबंधित आप कह सकते हो।
ठीक है ना। तीन प्रकार के क्षेत्र पढ़ने हैं आपको, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। आपको डेफिनेटली इनके उदाहरणों से, इनकी परिभाषा से, इनके उपनामों से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक का मतलब होता है पहला। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल कहाँ आएगा आपके प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है। अब कच्चा माल आपको मिल गया, द्वितीय मतलब दूसरा। यहाँ आप उद्योगों में आप कच्चे माल से कोई वस्तु बनाओगे, उत्पाद बनाओगे। ठीक है। तृतीय क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र, आपने एक उत्पाद बना लिया, कोई भी आपने प्रोडक्ट बनाया हो, आप उसको डिस्पैच करोगे, वापस भेजोगे, भेजोगे आप उसे बाजार में भेजोगे। ठीक है। तो इसमें आपका आएगा परिवहन, आएगा आपका भंडारण। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र की परिभाषा होती है जो अपने द्वितीय क्षेत्र के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। इसको आप कहते हो कृषि, क्योंकि ज्यादातर कच्चा माल कृषि से आता है। कृषि व सहायक क्षेत्र कहते हैं इसको। इसके आपके उदाहरण है, उदाहरण आपको क्षेत्र के ध्यान रखने हैं। मत्स्य पालन, मछली आप डायरेक्ट पाल लेते हो। ठीक है। पशुपालन, डेयरी, कृषि इत्यादि। दूसरा है आपका उद्योग, सभी उद्योग आप लिख सकते हो उदाहरण में, सभी उद्योग। और भी अगर आपको उद्योग लिखने तो चीनी उद्योग लिख दो, कपड़ा उद्योग लिख दो, वस्त्र उद्योग। इसको आप कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है। अपने तीसरे क्षेत्र के जो क्षेत्र है उसमें होता है सामान को डिस्पैच करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ठीक है। परिवहन करना, जिसमें आएगा आपका परिवहन। ठीक है। इसका उपनाम होगा सेवा क्षेत्रक। ठीक है। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब अगला अपना पॉइंट है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, सकल, जरूर आपसे पूछी जाएगी, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद परिभाषा होती है किसी निश्चित वर्ष में उत्पादित सभी सभी क्षेत्रों से, सभी क्षेत्रकों से उत्पादित अंतिम सेवाओं का योगफल। अब क्या होता है जीडीपी, क्या होता है जीडीपी। अल्प बेरोजगारी, संगठित व असंगठित क्षेत्र, ये मैं ऊपर डिस्कस करता हूँ। ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इनको लिख भी सकते हो। अल्प बेरोजगारी, अगला पॉइंट क्या अपना अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी का मतलब, अल्प का मतलब होता है कम, कम रोजगार। इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं, पिछले साल आया था, या छुपी हुई बेरोजगारी। इसका मतलब होता है व्यक्ति अपनी उत्पादक क्षमता के अनुसार उत्पादित नहीं कर पाता है। ठीक है। व्यक्ति अपनी उत्पादक क्षमता के अनुसार उत्पादित नहीं कर पाता है। आपकी अल्प बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, छुपी बेरोजगारी कहलाती है। उदाहरण आप देख लीजिए, मान लीजिए एक खेत के अंदर 3 लोगों की आवश्यकता है और वहां 10 लोग काम कर रहे हैं, तो आपको 10 लोग काम करते हुए तो दिखेंगे, परंतु वास्तव में उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। वो 10 आदमी 3 खेतों को काट सकते थे, पर 3 खेत है नहीं, तो अपनी उत्पादक क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कहलाएगा आपके अल्प बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है। अपना अगला पॉइंट है संगठित व असंगठित क्षेत्रक। संगठित, और यहां मैं लिख देता हूं असंगठित। संगठित संगठन, तो आपकी किताब में एक उदाहरण है कि वो एक लड़की होती है, वो तो डेली अपने टाइम पे काम पे जाती है और टाइम पे घर आती है, उसको मेहनताना पूरा मिलता है, महीने के अंत में उसको सैलरी मिल जाती है। और एक लड़का होता है जो पास में दुकान पे काम पे जाता है, उसको टाइम पे पैसे भी नहीं मिलते, उसका मालिक उसको लताड़ता भी है। ठीक है। परेशान भी करता है। तो वो जो लड़की काम पे जा रही थी वो था संगठित क्षेत्र, और लड़के का वाला था असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र की पहचान क्या होती है, सरकार के नियंत्रण में होता है, ये सरकार के नियंत्रण में नहीं होता। यहाँ सरकारी नियमों की पालना होती है, सरकारी
नियमों की पालना होती है। यहाँ सरकारी नियमों की पालना नहीं होती है, ठीक है। यहाँ आपको वेतनमान व भत्ता समय पर मिलता है। यहाँ आपको कोई समय नहीं है। यहाँ रोजगार सुनिश्चित होता है, रोजगार सुनिश्चित होता है। यहाँ आपका रोजगार हमेशा खतरे में रहता है, ठीक है। ये थे आपके संगठित और असंगठित क्षेत्रक। तो अपना लास्ट पॉइंट राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर आपका ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको रिवीजन अच्छा लग रहा होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, इसके अनुसार 100 दिन का रोजगार मिलेगा। ठीक है। अगर दी सरकार असफल रहती है तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। मुद्रा, इंग्लिश में कहते हैं करेंसी। किसी भी देश की मुद्रा देश की शासन व्यवस्था द्वारा निर्धारित की जाती है। अपने देश की मुद्रा है भारतीय रुपया, ठीक है। आपका पहला प्रश्न यही बनता है, भारत की मुद्रा क्या है? भारतीय रुपया। तो यहाँ देखते हैं वस्तु विनिमय और फिर देखते हैं मुद्रा विनिमय, बैंक को द्वारा ऋण देना, ऋण की शर्तें, औपचारिक क्षेत्र में साख, अनौपचारिक क्षेत्र में साख, रिजर्व बैंक के कार्य। ठीक है, मोस्ट पॉइंट मैंने आपके लिख लिया है, इन्हीं को हमको डिस्कस करना है। पहला देखते हैं वस्तु विनिमय। सबसे पहले चांदी के सिक्के थे पुराने जमाने में, सोने के सिक्के थे, कुछ टाइम पे पत्थरों के सिक्के भी चले थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ और आज हमारे हमको ज्यादातर तो कागज के नोट देखने को मिलते हैं। वस्तु विनिमय, तो पहले के जमाने में वस्तु के बदले में वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, जिसे हम कहते थे वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष थे, इसी वजह से अपनी आई थी मुद्रा विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष हैं, मान लीजिए आपको जूते खरीदने हैं, ठीक है, और आपके पास गेहूं है। अब जूते वाले को गेहूं की आवश्यकता नहीं था, फिर आप जूता खरीद नहीं सकते, ये कुछ दोष है। और जरूरी नहीं आई थी वस्तु विनिमय प्रणाली की, इसी कारणवश हमको मुद्रा विनिमय प्रणाली अपनानी पड़ी। मुद्रा विनिमय प्रणाली क्या है कि मुद्रा आपके वस्तुओं के बीच में मध्यस्थता का काम करती है, मध्यस्थता। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई प्रश्न बी है, कोई बी नाम का आदमी, यहाँ ए नाम का आदमी है। ए नाम के आदमी को आपके कोई पेन बेचना है, ठीक है, बी नाम के आदमी को पेन लेना है। अब ये देगा इसको पैसे और ये देगा इसको पेन, ठीक है, मुद्रा। तो मीडिएटर का काम कर रही है ना, मध्यस्थता का, ठीक है ना, मध्यस्थता का काम कर रही है। तो ये हो गया अपना मुद्रा विनिमय। इसमें एक पॉइंट और था बीच में, मुद्रा के प्रयोग, तो वो इंपॉर्टेंट है नहीं, आप लिख सकते हो। मुद्रा को आप वस्तुएं खरीदने में काम में ले सकते हो, सेवाओं के लिए यूज में ले सकते हो, ठीक है। बैंकों द्वारा ऋण देना, ये काफी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें से एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बैंक अपने पास हमेशा कितना पैसा रखते हैं? तो कुल जमा राशि का, कुल जमा राशि का 15%, कितना? 15%। और बैंकों की आय का मुख्य स्रोत होता है ब्याज, जो ऋण देते हैं उसके ऊपर ब्याज, ऋण पर ब्याज। अब आप कहोगे सर हम जो पैसा जमा कराते हैं उसके ऊपर भी ब्याज मिलता है। हाँ, आप लोग जो पैसा जमा कराते हो बैंक में उसके ऊपर भी ब्याज मिलता है, परंतु वो ब्याज बहुत ही कम होता है, ठीक है। और जो ऋण दिया जाता है उसके ऊपर ब्याज बहुत ज्यादा होता है। तीसरा पॉइंट, ब्याज का अंतर बैंक की आय का मुख्य स्रोत है। एग्जाम्पल के लिए आपको 0.30% ब्याज मिल रहा है, तो आपके पैसों को बैंक ऋण पर देकर वहां आपसे वो 2.30 ले रहा होगा, ठीक है, जिसने भी अपने ऋण लिया है। अगला पॉइंट है ऋण की शर्तें। तो पहली आपकी शर्त है ब्याज मोस्ट, और दूसरी आपकी शर्त है भुगतान का तरीका, भुगतान का तरीका, ठीक है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, अनौपचारिक क्षेत्र में
साख, इंग्लिश में ऑफिशियल, ऑफिशियल सेक्टर, ठीक है, औपचारिक क्षेत्र। तो आप जो बैंक से ऋण लेते हो, बैंक और सहकारी समिति, बैंक व सहकारी समितियां, समितियों से लिया गया ऋण, बैंक और सहकारी समितियों से लिया गया ऋण आपका औपचारिक क्षेत्र में साख आता है, ठीक है, औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अनौपचारिक क्षेत्र में, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, बच्चों मैंने बीच में आपको बताया था शिशु मृत्यु दर, वो थोड़ा सा अपना गलत हो गया था, एक बार फिर से देख लीजिए। शिशु मृत्यु दर मुझे पता नहीं रहा, ठीक है, प्रति हजार, प्रति हजार जन्म लेने वाले बच्चों पर 1 वर्ष से कम, ये आप ऐड कर देना, 1 वर्ष से कम उम्र के मरने वाले बच्चों की संख्या, ये आप कह सकते हो अनुपात, ठीक है बच्चों। हमारा पाठ नंबर 4, पाठ नंबर 4 का नाम है वैश्वीकरण, ठीक है। पहले हम वैश्वीकरण की परिभाषा देखते हैं। आपको ऐसे कुछ शब्द मिलेंगे जैसे वैश्वीकरण, नगरीकरण, शहरीकरण, नगरीकरण या शहरीकरण एक ही होता है, ठीक है, औद्योगिकरण। तो इसमें जो पहला वर्ड होता है ना, जैसे नगर है, यहाँ शहर है, यहाँ वैश्व मतलब व्यापार है, इसको बढ़ावा देना होता है, ठीक है। तो व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार को बढ़ावा देना आपके वैश्वीकरण कहलाता है। और पाठ के संबंध में इसकी परिभाषा है, देश की अर्थव्यवस्था को, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, ठीक है। उदारीकरण, देखो बच्चों इसमें पॉइंट और भी है, व्यापार, एक देश से दूसरे देश के व्यापार के नियम, ठीक है, आयात किसे कहते हैं, निर्यात किसे कहते हैं, छोटी परिभाषाएं, ठीक है, तो वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया। आयात का मतलब होता है आना, तो विदेशों से जो माल आता है, निर्यात का मतलब होता है जाना, जो हम यहाँ से वस्तुएं भेजते हैं। आप एक एक दो दो उदाहरण याद रखनी इनके। उदारीकरण, व्यापार के नियमों, व्यापार के नियमों पर लगे या व्यापार, या फिर कह सकते हैं व्यापार पर लगे प्रतिबंध हटाना, प्रतिबंध हटाना क्या कहलाता है, उदारीकरण। क्या कहलाता है, उदारीकरण। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहु का मतलब बहुत सारे, राष्ट्र का मीनिंग होता है आपके देश, तो बहुत सारे देशों में, या हम कह सकते हैं 2 से अधिक देशों में व्यापार करने वाली कंपनियां कौन सी कहलाती है, आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अपनी इंडिया की कोई कंपनी बताइए, ये है टिस्को,
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। यहाँ पर अपना चौथा पार्ट कंप्लीट होता है। अब अपना इस किताब का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5, उपभोक्ता अधिकार। पाठ आपका इंपोर्टेंट है। सबसे पहले उपभोक्ता किसे कहते हैं, तो नाम से पता चल रहा है, उपभोग करने वाला, वस्तुओं का उपभोग या उपयोग करने वाला, ठीक है। उत्पादक की ओर परिभाषा याद रखना, उत्पादक वस्तु या सेवाएं उत्पादित करने वाले, उत्पादित करने वाले। अधिकार, उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता का पहला अधिकार है चयन का अधिकार। पहला अधिकार है चयन का अधिकार। दूसरा, उपभोक्ता का दूसरा अधिकार है सुरक्षा का अधिकार। तीसरा अधिकार है क्षतिपूर्ति। पहला अधिकार है चयन का अधिकार, दूसरा अधिकार सुरक्षा का अधिकार, तीसरा अधिकार है क्षतिपूर्ति का अधिकार, ठीक है। चयन का अधिकार, आप जहां से मर्जी हो वहां से सामान लीजिए, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। सुरक्षा का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, किसी कारणवश अगर भी सामान खराब निकलता है तो आप उसको रिटर्न वापस दे सकते हो, ठीक है ना। ये मैंने आपके मोस्टली जो अधिकार है वो लिख दिए। शोषण के कारण, अब उपभोक्ताओं का शोषण होता है। ये आपको पता है कि अपने आसपास जितने भी प्रोडक्ट खरीदते हैं इनमें से 30 से 40% प्रोडक्ट अपने नकली आते हैं, खराब आते हैं, उनसे कभी कभी बीमार हो जाते हैं, ठीक है। तो शोषण के कारण क्या है, पहला तो सीमित आपूर्ति, सीमित आपूर्ति। दूसरा है शिक्षा की कमी। तीसरा है प्रतिस्पर्धा की कमी। पहला अधिकार देख लेते हैं, पहला शोषण का कारण सीमित आपूर्ति। अपने पास जितना भी प्रोडक्ट है, उत्पादक है, वो सीमित मात्रा में मिल रहा है तो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे, है ना। शिक्षा की कमी, लोग जागरूक नहीं है, जागरूकता की कमी कह सकते हो आप, जागरूकता की कमी, ठीक है। प्रतिस्पर्धा की कमी, मान लीजिए आपके गांव में एक ही दुकान है तो आप वहीं से सामान खरीदोगे तो एक दुकान वाला आपको महंगा भी दे सकता है और सस्ता भी दे सकता है। परंतु अगर 4 दुकान होगी तो डेफिनेटली आपको सब दुकानों पे अच्छा आपको माल मिलेगा, ठीक है, अच्छा उत्पादन मिलेगा, और दूसरी बात आपको सस्ता भी मिलेगा, ठीक है। अब हमको पढ़ने कर्तव्य और कोपरा अधिनियम, ठीक है, ये मैं ऊपर मेंशन करता हूं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट है। कर्तव्य, अब आपके कर्तव्य क्या है, सबसे पहला कर्तव्य आपको उत्पादन व समाप्ति तिथि देखकर, उत्पादन और समाप्ति तिथि देखकर ही आपको सामान लेना है। उत्पादन जिस टाइम पर वो सामान बना है, समाप्ति तिथि जब उसकी वैलिडिटी खत्म होने वाली है। दूसरा,
आप स्वयं जागरूक रहे और दूसरों को जागरूक करे। तीसरा, गुणवत्ता की जांच करके सामान खरीदे। और आपका लास्ट चौथा, ISI, फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट व एग मार्क वाले प्रमाणित चिन्हों वाले सामान खरीदे। आपने देखा होगा ISI का चिन्ह, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये जो आपके अच्छे प्रोडक्ट होते हैं ना, उनके ऊपर ही होता है। तो ये आप एक बार देख ले, जो भी आप सामान खरीद रहे हो। आपका लास्ट पॉइंट है कोपरा, COPRA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 1986। तो आप इसकी फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है बच्चों। अपनी दोनों किताबें पूरी हो गई। अगर ये आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके बताएं। आपको और किसी सब्जेक्ट की मैराथन क्लास चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट करके हमें अपना डाउट भेजें, हमें सपोर्ट करें।